दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि अभी बात ही कर रहे थे, पंचायती राज संस्थाओं को हम लोग देख रहे थे, पंचायतों को पूरा पढ़ेंगे। तो उसका इससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हालांकि ये तुरंत कंसिस्टेंस तुरंत हम लोग इसको देख रहे हैं। अभी तक हम समितियों को भी देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे संवैधानिक विकास क्या रहा। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जो सभी एग्जाम में आता ही आता है, और सभी जो भी जितने भी एग्ज़ाम की एजेंसियां हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उन सबका फेवरेट टॉपिक है इस समय पंचायती राज। समझ रहे ना? तो पंचायतों से क्वेश्चन खूब बनता है और इसको हम लोग डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। तो उसके तहत इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक विकास। हालांकि अगर हम समितियों की बात कर लें तो अभी क्या थोड़ा पहले हम लोग क्या पढ़ के आए थे, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति है ना। तो हालांकि बलवंत राय मेहता समिति ही हमारे यहाँ अप्लाई किया जाता है। और कब इनकी समिति आई थी? 1857 में। उसका डेट भी पूछ लेता है। अरे 100 साल का अंतर हो जाता है। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था। वो कई बार ना अब तीर मारने के लिए बोल देता है कि कौन सी किस डेट को है। उसके बाद अशोक मेहता समिति है ना। अशोक मेहता, देखिए बलवंत राय मेहता ने क्या किया था, 3 स्तर की बात की थी और इसी को अप्लाई किया गया है ना। तो उसी समय 1959 में ही सबसे पहले राजस्थान नागौर में शुरू कर दिया गया था। 58 में थोड़ा सा ट्रायल किया गया था आंध्रा में। फिर अशोक मेहता समिति आती है 77-78 में, 1900 के ही। और इन्होंने कहा नहीं 3 स्तर नहीं होना चाहिए, 2 स्तर होना चाहिए। तो इनका तो खंडन कर ही दिया गया, बहुत ज़्यादा कोई मतलब बना नहीं। और उसके बाद फिर समिति कौन सी आती है? जीवीके राव। ठीक है, अभी आप लोग तुरंत पढ़ के आए हैं इसको। तो जीवीके राव समिति जो थी इस समय इसी समय जो है राजीव गांधी थे। उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, थोड़ा सा देखो क्या चल रहा है पंचायती राज व्यवस्थाओं में। तो इन्होंने बताया कि भाई नौकरशाही का इतना प्रभाव, इन्होंने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का इस कदर हालत है जैसे बिना जड़ की घास है ना। उन्होंने कहा पंचायती राज व्यवस्थाओं पर नौकरशाहों का बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। तो ये सेंटेंस ध्यान रखेंगे है ना। तो ये समिति 85 से 86 में ही आई थी। उसके बाद तुरंत फिर 86 में ही किसकी आ गई थी? हाँ, एल.एम. सिंघवी समिति जो आती है, हाँ 86 में आती है। और इन्होंने कहा कि ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर उसके उपरांत फिर क्या आएगी? पी.के. थुंगन, पूरा नाम याद रखेंगे, पी.के. थुंगन। ये इसलिए मैं इतना देर इसको लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के लिए आ जाता है। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, डेट ध्यान रखेंगे। बलवंत राय मेहता का पूछा जाता है, अशोक मेहता का पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता का ही अप्लाई किया गया था, समझ रहे ना। 3 स्तर वाली बात है, ये 2 स्तर। बाकी सब लोगों ने लगभग वही 3-3 स्तर की बात की थी और संवैधानिक दर्जा की भी बात की थी। डेट याद रखेंगे, डेट के संदर्भ में दे देगा। 1957 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी जो 2 स्तर की बात करती है। 77-78 में, 78 में उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा हुआ था। फिर उसके बाद 85-86 में हम बात कर लेंगे जीवीके राव समिति, और एल.एम. सिंघवी समिति उसी साल 86 में आती है। फिर पी.के. थुंगन समिति और भी छोटी छोटी समितियाँ, ये महत्वपूर्ण समितियाँ थी जो हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं संवैधानिक विकास। इसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 1951 में नई सरकार की गठन के बाद पंचायती व्यवस्था संस्थाओं को पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जाने का प्रयास किया गया और 1991 में इससे संबंधित विधेयक को लेकर लोकसभा में। अब देखिए इसी समय उदारीकरण शुरू हुआ था। जब इकोनॉमी पढ़ते हैं, जब आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, क्या आप कहते हैं उसको, अर्थशास्त्र कहते हैं, हाँ इकोनॉमी पढ़ते हैं जब आप, तो उसमें उदारीकरण की चर्चा खूब होती है ना। तो उसी समय थे, उस समय मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव जी थे, पी.वी. नरसिम्हा, ये प्राइम मिनिस्टर थे। इसी समय उदारीकरण किया गया था और इन्होंने संवैधानिक विकास के मामले में पंचायती राज के लिए यहाँ पे विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विधेयक मतलब बिल,
जो बाद में एक्ट बनता है ना, पास होने के बाद। इसे लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1991 तथा राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर अगले दिन 1991 में मंजूरी मिल गई थी और बाद में 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को पूर्ण सहमति दे दी गई। यानी आप कहेंगे कि किसके तहत संवैधानिक दर्जा, हालांकि 92 ये संविधान संशोधन भी पूछ लेता है, अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो क्या था, 73वां संविधान, ये है देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। लेकिन 1993 में इसे सहमति मिल गई थी राष्ट्रपति के बाद। चूंकि आप जानते हैं कोई भी कानून बनना हो वो सबसे पहले एक विधेयक होता है, बिल होता है, और उसमें तीन बॉडी होती हैं। जब तक तीनों के पास नहीं जाएगा तब तक कोई भी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, हालांकि इस तरीके से पूरा लिख दें क्या, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 बॉडी हैं, इस पर तीर मारने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आमतौर पे आप कहीं भी पेश कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोकसभा में ही कोई भी विधेयक, बिल पेश किए जाते हैं, क्योंकि जो सरकारें होती हैं उसका यहाँ पे मेजोरिटी सामान्यतया होता है, या चाहे गठबंधन करके जैसे भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेश किया जाता है जो अनुच्छेद 81 में है। फिर ये पास अगर हो गया तो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा में अनुच्छेद 81 में चर्चा है। यहाँ पे जब पास हो जाएगा कोई भी बिल तब राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अगर सहमति दे दिए तो वो कानून बन जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है, समझ रहे हैं, संविधान में संशोधन हो जाता है। तो ये 52, ठीक है। मैंने कहा संसद को अगर याद रखना है तो मैं कई बार इसको बोलता हूँ, मैं इसलिए इस बार बोलता हूँ कि ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं कि भैया हम लोग का अलग ही फार्मूला है, 79 बराबर 80 प्लस 81 प्लस 52, है ना। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन होगा, 80 लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा, उल्टा हो गया क्या, अच्छा हाँ ठीक है, 80 फिर 81 और फिर 52, तब जाके एक संसद बनता है। तो हम कहते हैं संसद से क्या है, कानून बन गया या बिल पास हो गया। तो संसद मतलब ये तीनों लोग, है ना। हालांकि जब नहीं पास करना तो राष्ट्रपति भी क्या, उसके पास भी पावर होता है, वीटो, है ना। 3 प्रकार का वीटो, कहीं जेब में लेके घूमेगा तो जेबी वीटो, समझ रहे ना, निलंबनकारी वीटो, इस प्रकार का वीटो, वो कभी हम लोग राष्ट्रपति स्पेशली पढ़ेंगे। तो अब देखिए ये हो गया है, सहमति मिल गई, कानून बन गया। इस अधिनियम को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का रूप दिया गया। 25 अप्रैल 1993 को यह देश में लागू भी हो गया, है ना। 73वां संविधान संशोधन, जब भी कभी बिल लाया जाता तो संविधान में ही संशोधन करने के लिए लाया जाता, जब वो विधेयक हो जाता संशोधन हो जाता है, और जब पेश किया गया होता उसी समय से आमतौर पर कहा जाता है, जब वो पास हो जाए उस समय। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए बीच बीच में ये ओ और ये सब चीज़ें याद करवा रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको क्या कर लेंगे, अभी बाद में जब ये पूरी डिटेल्स देख लेंगे फिर उसको आसानी से याद करेंगे, है ना। इस संविधान के संशोधन में भाग 9 का उपबंध किया गया है, जिसका नाम पंचायत रखा गया है। भाग 9 में पंचायत यानी 243 अनुच्छेद 243 की चर्चा है ना। और 243 जो पूरा है तो 243 कहाँ तक है, ओ तक है, 243 ओ तक, समझ रहे ना, बढ़ते बढ़ते बढ़ते। हाँ, पंचायतों के लिए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 2 तक वही बात है। इसका तथा इनका सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया, जिसकी हम लोगों ने चर्चा पहले भी कर ली थी। और इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात की जाती है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात की जाती है। और उसमें कितने विषय होते हैं, 18, और आमतौर पर ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के पास ज़्यादा कानून है, यानी कि ज़्यादा विषय है। विषय का मतलब कि उतने क्षेत्रों पर ग्राम प्रधान काम करेगा। जैसे लोकसभा यानी प्रधानमंत्री, जो केंद्र सरकार है, वो काम करती 100 विषयों पर, है ना। इस तरीके से कि केंद्र का संघ सूची कितनी है, राज्य सूची कितनी है, समवर्ती सूची कितनी है ना। तो अब तो राज्य सूची 62 पे ही काम करती है, जब मैं 7वीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार इसमें 29 विषय हैं, ठीक है ना।
इस अधिनियम के प्रभावी होने से संविधान में वर्णित राज्य के नीति निषेध तत्व का अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप मिला है। ठीक है ना, आया नहीं, अनुच्छेद 40 का व्यवहारिक रूप मिल गया, क्योंकि 40 में ही चर्चा की गई थी कि भाई आपको ये करना है ना। गांधी जी के ग्राम स्वराज का सपना क्या हुआ, साकार हो गया, और सत्ता के विकेंद्रीकरण के द्वारा नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ी, और यह राज्य विषय का एक केंद्रीय कानून है। ध्यान रखेंगे, यह राज्य के विषय का केंद्रीय कानून है। ठीक है ना। यद्यपि स्थानीय शासन संविधान की 7वीं सूची में वर्णित राज्य सूची का विषय है, फिर भी ऐसे नियम ऐसे अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। इस अधिनियम ने राज्यों को कानून बनाने के लिए मार्गदर्शक का कार्य किया है। ठीक है ना। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पंचायती व्यवस्था है वो किसका विषय है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, या संघ सूची का। 7वीं अनुसूची में हम बात करें तो होता है ना, तो संघ अब जो है 100 हो चुकी है, 97 से बढ़कर के 100, यानी कि ये कानून है, नियम है। फिर बात करते हैं राज्य। पहले 66 हुआ करता था, अब घट करके 62 हो गया। उसके बाद फिर समवर्ती, समवर्ती में पहले कितना था, 47 हुआ करता था शुरू में, बढ़ा के 52 हो गया, बढ़ाई तो है ना। तो ये इसी का कहाँ गया, हाँ ये इसी का जो है पता नहीं कहाँ, अरे समझ लो स्थानीय स्वशासन या 243, ये समझो इसी का ही क्या है, विषय है, पार्ट है, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश ने ऐसे विधि नहीं बनाई थी। अब तो ये कट के हो गया है ना। जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अनुच्छेद 370 में अब यह कहा गया है। 370 में पहले क्या था, अनुच्छेद 370 ये बोलता था कि जम्मू कश्मीर पर भारत के जो मतलब उसमें स्पेशल कहा जाता था कि ये अलग एक राज्य के रूप में, यानी कि इसका अपना अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा। ये बात 370 के क्लॉज में कहा गया था। अब सब मिटा के संविधान संशोधन के ये मतलब है ना, पेंसिल से लिखे थे और इरेजर से मिटा दिए है ना, और मिटा के लिख दिए कि भाई अब जो है 370 में क्या रहेगा। अभी तक भारत के, ये क्वेश्चन बन जाएगा इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ, भारत के जितने भी संविधान संशोधन हुए, जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी कानून यथावत पूर्णतः जो शुरू से अब तक रहा और आगे भी जो संशोधन होगा जम्मू कश्मीर पर लागू रहेगा। ये बात जोड़ी गई है, समझ रहे हो। बस यही होता है संविधान संशोधन का मतलब, समझ रहे हो। कुछ लिखा है पहले, उसको मिटा दिए, दूसरी बात लिख दी है, हाँ, तो अब पूरी तरीके से लागू हो गया। तो पहले था दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश ऐसे विधि कानून नहीं बनाए थे। तो 370 जो कि विशेष राज्यों का जो दर्जा है 370 और 371 में है आमतौर पर, है ना। और 371 को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है, ABCD करके। इसको भी मैं कभी ध्यान दिलाइएगा आप लोग क्लास में, इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा कि कौन किसके लिए है ना। 371 A किसके लिए है, B किसके लिए है, सब इसमें भी कई सारे क्लॉज में बता हूँ कि कौन से, महाराष्ट्र का कौन सा है, आंध्रा का कौन सा है ना, अरुणाचल का कौन सा है, वो सब। तो कह रहा है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में जनजाति परिषद जैसी संस्था होने के कारण प्रभावी नहीं हो पा रही थी, समझ रहे ना। अब हम बात करते हैं ग्राम सभा की। ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है। 43 में A ही रहता है, B में संरचना, B में गठन रहेगा, C में संरचना रहेगा, D में उसका आरक्षण रहेगा, यही चलता रहता है। तो ग्राम सभा का प्रावधान है जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। ध्यान से समझेंगे, हाँ, 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर के ग्राम सभा, यानी कि वो सदस्य मिलकर के बनेगा। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। फिर से समझिए, फिर से इस लाइन को समझो भाई आप लोग। यूपी SSC के एग्जाम में आएगा ना, छोटे बड़े एग्जाम में, तो इस तरीके से प्रश्न देगा। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी, जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मेंबर जो चुना जाता है, चलिए वो तो है ही है, लेकिन इस पूरी बॉडी का सभी लोग, प्रत्येक नागरिक जो गांव में है वो नागरिक होता है सदस्य। ये बात समझिए ध्यान से। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम, अब यहाँ से क्वेश्चन डीपेस्ट बनना शुरू हो गया है, कम से कम 1 वर्ष में 2 बार होनी चाहिए तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में
भी अन्य बैठकें बुलाई जा सकती है, लेकिन कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। जैसे लोकसभा की बात होती है ना, लोकसभा राज्यसभा में जब संयुक्त बैठक की बात कर रहा हूँ उसमें, तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये बनता है। फिर उसके बाद ग्राम सभा की गणपूर्ति, जो कोरम होता है उसके न मान लीजिए जितने लोग होने चाहिए थे नहीं है, फिर क्या होगा, उसका संचालन नहीं होगा उस बैठक का। आपको पता है आपके प्रधान जी कभी बैठक बुलाते हैं, पता ही नहीं चलता होगा कभी किसी को, है ना। तो यही समस्या है ना, प्रधान लोगों को खुद ही नहीं पता है कि अच्छा मेरे पास ये अधिकार है। अतः कुल पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग की उपस्थिति पर ही ग्राम सभा की बैठक हो सकती है अथवा नहीं। समझ रहे हैं? मतलब अगर 100 सदस्य हैं, 100 मतलब वोटर हैं या 1000 वोटर हैं, अगर 1000 वोटर हैं तो उसमें से अगर 50 लोग नहीं रहेंगे, 50 लोग से कम हुए तो बैठक नहीं मानी जाएगी, रद्द हो जाएगी। वर्ष में 2 बार होना चाहिए, हमारे यहाँ कब नहीं होता है कि नहीं? क्या करोगे, ऐसे ही प्रधान और ग्राम प्रधान चुने जाते हैं जिनको खुद ही नहीं पता, कुछ पढ़े लिखे तो हैं, पता नहीं कैसे पढ़े लिखे हैं। तो 5% से कम अगर उपस्थित हुए लोग सदस्यों की बात अभी बात में करेंगे, जो मेंबर्स होते हैं जो चुनाव जीतते हैं वो अलग है, लोगों की उपस्थिति इतनी होनी चाहिए, नहीं तो बैठक नहीं मानी जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए 3 चीजें आप यहाँ पे समझे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है ये। ग्राम सभा की भूमिका, अब देखिए ये चीज थोड़ा लग रहा है कि आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का प्रावधान है, यानी ग्राम सभा का गठन होगा जो कि जिसमें 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है, वो तो हो गया ठीक है। ये 200 मतलब क्या समझ रहे हैं? मतलब कम से कम 200 लोग तो हो कम से कम एक गांव में, मिनिमम, ज़्यादा हो तो अच्छा है, तब जाके एक पंचायत गांव का बन पाएगा। एक सदस्य का ये मतलब मामला है, समझ रहे हैं? अब हम बात कर रहे थे, अच्छा ये चल रहा था, क्या भूमिका रहती है ग्राम सभा की? भूमिका क्या रहती है? सामुदायिक एकता व कार्यों में पारदर्शिता लाना, हर जगह नहीं होता है। लोगों की शासन में सहभागिता को बढ़ाना, कि भाई आप लोग भी शासन में भागीदार हैं। जन केंद्रीय वितरण प्रणाली को स्थापित करना, आम जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। आम जनता बताएगी ना कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और उनकी अपनी सामाजिक रूप से वंचितों को निर्णय में सहभागी बनाना, सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करना, है ना। SC ST OBC और फीमेल महिलाओं के लिए इसमें अवसर प्रदान कराना। ग्राम सभा के जो कार्य क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, कई सारे एग्जाम में मैं देखा हूँ हाल फिलहाल के, ये बना है कि क्या ग्राम सभाएं क्या कर सकती हैं। विकल्प में रहेगा कि क्या नहीं कर सकती, 3 दे देगा इसमें से। ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य करेगी, ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गांव की आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करेगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ प्ले ग्राउंड होना चाहिए कि नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि नहीं, विद्यालय, तो वो कम से कम अपनी बात आगे पहुँचाएगा। ग्राम सभा के कार्यों को पारदर्शिता लाना, ये ग्राम सभा का काम है। ग्रामीण समाज में सौहार्द व एकता बनाना, है ना, सब लोग हंसी खुशी मस्त रहें। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम में सहयोग देना, जो भी सामुदायिक कार्य हैं एक साथ। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर विचार विमर्श करना, बजट क्या होता है जानते नहीं है प्रधान लोग ही। वार्षिक लेखाओं पर चर्चा कर विचार विमर्श करना, समझ रहे ना क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों से आय व्यय पर ब्यौरा मांगना, ये वो वाले सदस्य हैं जो चुने जाते हैं, समझ रहे ना। ये कुछ संविधान सभा का क्या है, काम है। चुनौतियां क्या हैं उसके लिए? ग्राम पंचायत के सदस्य से आय व्यय का ब्यौरा मांगना, समझ रहे? वो ब्यौरा का मतलब डिटेल्स लेना कि इतना पैसा आया था तो कहाँ खर्च किए, तो उसमें लिख देते हैं कि देखिए फलाने घर से लेकर के फलाने घर तक इंटरलॉक हुआ था, उसमें खर्च हुआ 57 लाख 80 लाख। अभी मैं भूल पा रहा हूँ, एक ऐप है उसमें आपको अपना ग्राम सभा का दिखाएगा कितना वर्ष में आता है, कितना करोड़ आता है ना। आप क्या पता है कितना आता है? एक वर्ष में कम से कम 9 या 10 करोड़ आता है अपने यहाँ, हर वर्ष में। देख रहा कितना भयानक विकास हो रहा है।
हर वर्ष में आता है। किसी का नाम न मत लो भाई, वीडियो में हो। चलिए, चुनौतियाँ क्या क्या है? हाँ, अपना ही घर बनवाने में बिजी रहते हैं समय। ग्राम सभा की बैठकों में गांव के लोगों को उपस्थित अगर नहीं होते हैं, ये चुनौतियां हैं कि गांव में क्या होता है, गांव के लोग उपस्थित ही नहीं होते हैं। ग्राम प्रधान को तो बुलावा तो भेजना चाहिए, पहली बात तो ये भी बात है, ये चुनौतियां हैं। अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव है, लोग तो जागरूक है ही नहीं, साथ साथ में जो प्रधान है वो भी नहीं पता है ना। भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद एवं निष्क्रियता, अब देख ही रहे भाई भतीजा लोग कितना है, कुछ भतीजे लोग तो बढ़िया ही है, तो भाई भतीजा लोग जो है तेजी से ये चल रहा है ना, तेजी से काम सब कुछ उन्हीं को मिल रहा है, हर चीज़ का टेंडर मिल जा रहा है। महिलाओं की कम भागीदारी, ऐसा नहीं, तेजी से बदलाव हो रहा भाई महिलाएं, लेकिन अब वही बात है ना, उनको जागरूक करना। तो ग्राम सभा का क्षेत्र व्यापक होना, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र हो जाता है तो भी ये एक चुनौती का काम, चुनौती देता है। पंचायतों का ग्राम सभा की इच्छा के हाँ विरुद्ध कार्य करना, जो ग्राम पंचायत है ग्राम सभा के विरुद्ध काम कर देती हैं। और पंचायतों का राजनीतिकरण होना, आजकल राजनीतिकरण हो गया कि ये फलाने पार्टी से हैं और वो फलाने पार्टी से हैं, ये तो उस पार्टी का व्यक्ति है, ऐसा वाला मामला। ग्राम सभा के सदस्यों को प्रशिक्षण व ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण न प्रदान करना, तो प्रशिक्षण देते नहीं है तभी तो काम चलता रहता है, मस्त भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं होगा तो क्या ही करेंगे, है ना। तो ये डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बाद में इसको हम लोग ABCD जो अभी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं बाद में एक साथ हम लोग याद भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंचायतों का गठन। अब मैंने कहा था ट्रिक कैसे हम लोग का था कि देखो बी से बिल्ड होता है, बनना मतलब गठन, है ना, इस तरीके से हम लोग का ट्रिक था, ट्रिक या हम क्या लिंक कह सकते हैं, करते रहते हैं हम लोग। 43B में ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है 3 स्तर पे। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। पंचायतों का गठन 3 भाग में किया गया, ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर होगा, क्षेत्र पंचायत जो माध्यमिक या ब्लॉक स्तर पर होता है, और उसके बाद जिला पंचायत, ठीक है, जिला स्तर पर होगा। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो बलवंत राय मेहता की ही बात है। राज्यों के पंचायती स्तर क्या क्या रहे, एक स्तरीय रहा जम्मू कश्मीर, हालांकि अब ये तो इसको छोड़ ही दो, केरला, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, इन जगहों पर जो है एक स्तरीय है, एक स्तर का, समझ रहे, सिर्फ एक स्तर। उसके हाँ ग्राम सभा कुछ कुछ जगहों पे अलग अलग रहेगा, जम्मू कश्मीर में तो अब पूरी तरीके से अप्लीकेबल हो गया तो वो नहीं रहेगा, बाकी केरला, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर में एक स्तर है। द्विस्तर की बात करें कुछ जगहों पे द्विस्तर है, जिसमें अब देखिए एक स्तर में सिर्फ ग्राम पंचायतें हैं, 2 स्तर में पंचायत रहेगा ग्राम वाला और पंचायत समिति रहेगी। पंचायत समिति ये है, इसमें असम, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी में 2 स्तर पे रखा गया। इस तरीके से देखेंगे तो भाई वो तो अशोक मेहता वाली बात हो गई है, लेकिन एक स्तर तक कोई कहवे नहीं किया था। फिर हम बात करेंगे 3 स्तर, 3 स्तर वाले मेजोरिटी वाले लोग हैं, है ना, ये अभी पढ़ ही रहे हैं, पंचायत का ग्राम वाला और पंचायत समिति जो ब्लॉक के स्तर पर होता है जिला। तो इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, ये सब है। अब इम्पोर्टेंट ये है 4 स्तर वाले, 4 स्तर में ग्राम पंचायत भी है, अंचल पंचायत भी है। अंचल मतलब किसी एक जगह की बात होती है ना, अंचल, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। पश्चिम बंगाल में है भैया, ये मेघालय में है, नागालैंड में, मिजोरम में है, लेकिन वहाँ पर देखिए जनजाति परिषद के अनुसार, है ना। तो 4 स्तर पे भी है। और C से हम लोग संरचना में आ रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया है? संरचना तक देख लेते हैं, ठीक ना, उसका निर्वाचन आगे बढ़ेंगे और इसको फिर बाद में हम लोग ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। पंचायतों की संरचना, राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध किया गया है। और मैंने कहा था इसको याद रखने के लिए क्या कहेंगे, C से संरचना साउंड हो रहा है ना, याद रखो, C से संरचना, है ना, C 100, S तक जाएंगे नहीं तो 100 एक ही है C, और संरचना से सिर्फ एक ही है।
ध्यान रहेगा ना, गलत नहीं होगा। मैं बाद में जब इकट्ठा कराऊंगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पंचायतों की संरचना, विधान मंडलों द्वारा यानी कि राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी अनुच्छेद 243 सी में, सी से संरचना। ठीक है, इसके अनुसार ग्राम पंचायतें जो कि ग्राम सभा की कार्यपालिका ही होती है कि अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जानते हैं हम लोग, मध्यवर्ती पंचायत व जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनके सदस्य मेंबर चुने जाते हैं उनके, और वो लोग अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाती है। ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायतों का सदस्य होता है। जहां मध्यवर्ती पंचायतें नहीं हैं वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा। जहां पे ब्लॉक स्तर पे चीजें ना हो तो वो आगे बढ़ जाता है इतना ज़्यादा। हालांकि देख लीजिए, उस क्षेत्र के सांसद का व विधायक अपने क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य माने जाते हैं तथा राज्यसभा और विधानसभा जो होते हैं के सदस्य जहां वे पंजीकृत हैं उस क्षेत्र की मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होते हैं। हवा में गया, ध्यान से देखिए। मध्यवर्ती पंचायत मतलब ब्लॉक स्तर, समझ रहे ना। तो देखिए एक बार फिर से इस लाइन को, जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है, ठीक, वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा, ठीक, तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य कोई एक चुन लिया जाता है। उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं। और राज्यसभा और विधान परिषद, या राज्यसभा यानी कि एक समझ रहे उच्च सदनों की दोनों तरफ उच्च सदन है, हर जगह विधान परिषद तो नहीं है, कुछ राज्यों में है, 6 राज्यों में, 5-6 राज्यों में है, 6 ही राज्यों में है। और विधान परिषद मतलब उच्च सदन, जैसे ये राज्यसभा भी उच्च सदन है, लोकसभा और विधान जो सभा है वो क्या है, निम्न सदन है। तो सांसद विधायक उसमें होते हैं अपने यहाँ, तो जिला पंचायत सदस्य होगा उस क्षेत्र में, ये लोग सांसद और विधायक अपने क्षेत्र के मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो वहाँ के पंजीकृत, जहाँ वो पंजीकृत हैं उस क्षेत्र के मध्यवर्ती पंचायत के भी सदस्य होंगे। इतनी बात समझ में आ रही। लास्ट लाइन, पंचायतों के अध्यक्ष सांसद और विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार क्या होता है क्योंकि वो सदस्य हैं तो मत देंगे और वो अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है ना। निर्वाचन हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में चल रहे हैं, जो ज़रूरी भी है। क्वेश्चंस अब इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है और बहुत ज़्यादा वन लाइनर टाइप का नहीं पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सब वीडियो महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए यदि आप नए हैं चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे बने रहिए, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।